आप लोग क्लास 12 फीस के स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि यदि आप लोग फीस के स्टूडेंट हैं और आप लोगों ने अभी तक अपनी क्लास 12 की फीस में कुछ भी पढ़ रखा नहीं है, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपको पूरा मैं बता दूंगा कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सभी आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को करने वाले हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करने वाले, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को और साथ ही में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में डायरेक्ट आने वाला है। तो वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और साथ ही वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही में यदि आपको क्लास 12 फीस के पूरे जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं, चाहे बहुविकल्पी हो, चाहे अति लघु, चाहे लघु हो, चाहे दीर्घ हो, सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मात्र 50 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है। व्हाट्सएप नंबर क्या होता है? 9793440081। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और मात्र 50 रुपीज में आप लोग क्लास 12 फीस की पूरी किताब में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं सभी को प्राप्त कर सकते हो मात्र 50 रुपए में। यानी कि सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी होते हैं वो भी मिल जाएंगे, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अति लघु होते हैं वो भी मिल जाएंगे, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लघु होते हैं वो भी मिल जाएंगे और जितने ही आपके इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए वो सारे आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें समझ गए होंगे। जिसको भी ज्वाइन करना होगा इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से बायोलॉजी के लिए भी ले सकते हो, केमिस्ट्री के लिए भी ले सकते हो, इसी प्रकार से 8 सब्जेक्ट के लिए भी आप लोग ले सकते हो। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो क्लास 12 की फीस में 70 में बिल्कुल पक्का करना है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट महामैथन क्लास रहने वाली है, जिसमें हम लोग क्लास 12 फीस की पूरी किताब में से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय और साथ ही में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आज के एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए इसको देखना शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आज की आपकी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग उसमें क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न को, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट आते हैं। सबसे पहले हम लोग उन प्रश्नों को करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना यदि आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि इसी प्रकार से आप लोग लाइक कर दीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न का क्या है? पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है वायु क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपका आता है, तो इसीलिए आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है आपका? वायु क्षेत्र की तीव्रता की कह सकते हो आप मात्रक आपको यहाँ पर बताना है। तो वायु क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताने के लिए सबसे पहले आपको वायु क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप लोग मात्रक बता पाओगे। वैसे तो इसका आंसर पहले से यहाँ पर टिक लगा है, लेकिन आपको उसको ध्यान नहीं देना है। आपको सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान देना है कि जो आपका होता है वायु क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई बराबर क्या होता है फॉर्मूला इसका? एफ अपान में क्या होता है आपका यहाँ पर होता है क्यू नॉट, इस प्रकार से आपका होता है। तो एफ का मतलब क्या होता है? एफ मतलब का एक भी आपका जो मात्रक होता है आपका होता है न्यूटन, ठीक है। एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और आपका जो नीचे है क्यू, क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो ये आपका होता है वायु क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ई बराबर क्या होता है? एफ अपान में क्यू नॉट और एफ का होता है न्यूटन और न्यूटन और आपका जो क्यू है क्यू का होता है कूलाम। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन? न्यूटन अपान में कूलाम। अब इसी प्रकार से न्यूटन अपान में मीटर भी दिया है, कूलाम अपान में न्यूटन दिया है, जूल अपान में न्यूटन दिया है। तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए रखे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यदि आपको सूत्र पता है इसका तो आप लोग आराम से बता ले जाओगे। सूत्र क्या होता है? ई बराबर होता है आपका एफ अपान में क्यू, इस प्रकार से सूत्र होता है, इसको याद कर लेना, अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया है। कोई दिक्कत होगी कमेंट करके पूछिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है वैद्युत विभव का मात्रक आपको बताना है। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। अब इसमें भी आपको सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप इसका मात्रक बता पाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन क्या है? जूल इंटू कूलाम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? जूल अपान में कूलाम। तीसरा ऑप्शन है कूलाम अपान में जूल। चौथा ऑप्शन है आपका न्यूटन अपान में कूलाम। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें से आपको सही जवाब बताना। वैसे तो यहाँ पर सही टिक लगा है, लेकिन कैसे लगा है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है आपका बी बराबर क्या होता है? डब्लू
अपान में होता है क्यू। बी क्या होता है, वैद्युत विभव होता है। डब्ल्यू क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, कार्य होता है, किया गया कार्य होता है। और जो आपका क्यू होता है आपका आवेश होता है, ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है। तो बी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं। डब्ल्यू यानी कि वर्क होता है, यानी कि कार्य होता है। और क्यू आपका होता है आवेश, इस प्रकार से आपको समझना है। अब यहाँ से आप लोग निकालोगे इसका मात्रक, तो आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है, यानी कि कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा जूल, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा आपका, क्यू है, क्यू यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका जो सही जो आपका हो जाएगा मात्रक आपका इस प्रकार से हो जाएगा, जूल अपान में कूलाम, यानी कि जूल अपान में कूलाम। अब यहाँ पर बहुत लोग गलती यहाँ पर कर देते हैं एग्जाम में कि जूल इंटू कूलाम लिखा रहता है, जूल अपान में कूलाम लिखा रहता है। तो बहुत बार क्या होता है कि आप लोग इस वाले पर सही टिक लगा देते हो। तो ये आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको बता दिया है कि इसका सूत्र होता है आपका होता है बी अपान में डब्ल्यू अपान में क्यू, ठीक है। बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपान में क्यू होता है, जिसका आपका मात्रक होता है जूल अपान में कूलाम। ये आपका बिल्कुल सही होता है, इस पर आप सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले वाले की ओर बढ़ जाते हैं। अगला इसमें हो जाता है कि लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेंज का जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार इनमें से क्या चीज सत्य है। पहला ऑप्शन क्या है, आवेश का संरक्षण। दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण। तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा का संरक्षण। और चौथा ऑप्शन आपका संवेग का संरक्षण। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा आपका होगा ऊर्जा का संरक्षण। सभी लोग याद कर लीजिएगा कि लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार ऊर्जा का संरक्षण जो होता है सही होता है, इसीलिए आप लोग सी वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों से बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है, किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। पहला ऑप्शन क्या है, लंबाई पर। दूसरा ऑप्शन है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तीसरा ऑप्शन है ताप पर। चौथा ऑप्शन है किसी पर नहीं। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का जो गुणनफल होता है वह आपका लंबाई पर निर्भर करता है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है, आपको बताना है इसमें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान कितना होता है। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल वगैरह में भी आपकी हेल्प करेगा। तो इसलिए आपको इसका जवाब पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये होता है और लगभग कई बार ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाता है। पहला ऑप्शन आपका 9.1×10⁻¹৯ जूल। दूसरा ऑप्शन आपका 1.6×10⁻−19 जूल। और तीसरा ऑप्शन आपका 1.6×10⁻−31 जूल। और चौथा ऑप्शन आपका 9.1×10⁻−31 जूल। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ पर देखोगे ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन लगभग एक जैसे लग रहे हैं और ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका लगभग एक जैसे लग रहे हैं। तो अगर आपको ये पता है कि आपका जो स्टार्टिंग है इसका होगा 1.6, तो आपको समझ जाओगे कि ये मतलब कि ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार इस कंडीशन में जब आपको पता है कि उसका जो स्टार्टिंग आपका 1.6 से है, तो इस कंडीशन में आप ये और ये गलत बना दोगे, ठीक है। उसके यहाँ फिर आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि जो आपका 10 की घात है वो -19 जूल होता है। अब बहुत लोग क्या करेंगे, सही से जिसको याद नहीं होगा वो लोग इस वाले पर भी लगा सकते हैं। तो इसीलिए आपको सही तरीके से याद कर लेना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो ऊर्जा मान होता है वो 1.6×10⁻19 जूल होता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। इस पर आप लोग सही टिक लगा लो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन जो आने वाले हैं इनको हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद में फिर हम लोग लघु उत्तरीय की ओर बढ़ेंगे और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करेंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली, वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरू से लेकर के अंत में देखिएगा और यहाँ तक पहुंच ही गए तो आप लोग आगे भी देखते रहिएगा। अगला प्रश्न क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हो। आप क्या समझते हो ये आपको बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हो। तो यहाँ पर इसका उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है, सिंपल तरीके से आपको उसको समझ लेना है ताकि आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत ना आए एग्जाम में जब भी आप लोग करने जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताओगे कि वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की जो अल्पतम दूरी है उसके गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। किस प्रकार से बोलते हैं उसको समझने के लिए आपको यहाँ पर मैं एक पेज ले लेता हूँ, वहां पर मैं आपको बेहतर तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान और साथ ही में दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है किस प्रकार से बना होता है, आप लोग जानते हैं इस प्रकार से।
ये क्या हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, ठीक है, जो कि आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना होता है। और इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रख लेना है। अगर आपको यहाँ पर इसको मतलब बीच में बिंदी रख देते हो, डिवाइड कर देते हो, तो आपका इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक l हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक l हो जाएगा। यानी कि टोटल आपका 2l होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, टोटल 2l होता है। और आपका जो वैद्युत ध्रुव होता है आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना होता है। अब यहाँ पर जो परिभाषा इसमें दी गई है कि वैद्युत ध्रुव, ये क्या आपका वैद्युत ध्रुव है, तो किसी मतलब वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश का मान, किसी एक आवेश का मान आपको यहाँ पर ले लेना है। चाहे ये वाला आवेश रख लो, चाहे ये वाला रख लो, सेम ही चीज है, क्योंकि यहाँ पर आपको माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं, केवल आपको आवेश का मान लेना है। तो आप लोग क्या कर दोगे, क्यू कर दोगे। इस प्रकार से क्यू कर दिया ना। उसके यहाँ पे क्या है, तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी, यानी कि इन दोनों आवेशों माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों के बीच की जो अल्पतम दूरी है वो कितनी है, 2l है, ठीक है, 2l है। अल्पतम दूरी 2l के मतलब कि अल्पतम दूरी की गुणनफल को मतलब कि इसका हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे इस प्रकार से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, यानी कि P बोलते हैं। तो P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा। P बराबर आपका होता है Q इंटू 2l। तो यही आपका होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। इसको भी आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत होगी कमेंट करके पूछिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, साथ ही में इसका मात्रक आपको बताना होता है। तो इसकी जो परिभाषा है वो भी एकदम बिल्कुल सेम है, बिल्कुल मतलब कि कह सकते हो इजी बहुत है, ठीक है, सेम नहीं है, इजी बहुत है। इसमें आप क्या बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। यानी कि कोई भी एक वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई आपका एकांक परीक्षण आवेश रखा है, ठीक है, तो उस पर जो लगने वाला वैद्युत बल है, जो लगने वाला क्या है, वैद्युत बल है, किस पर, एकांक परीक्षण आवेश पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र में कोई आपका एकांक परीक्षण आवेश रखा है, उसके ऊपर जो लगने वाला वैद्युत बल है, उसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। और इसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक आपका होता है, कि जो इसका फॉर्मूला होता है आपका होता है ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी था कि इसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट। यहाँ पर एफ क्या है, एफ आपका क्या है, एफ आपका होता है बल, बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। और क्यू आपका है आवेश, आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। तो वहाँ पर इस प्रकार से बता सकते हैं आप लोग कि इसका मात्रक होता है न्यूटन अपान में कूलाम, अथवा इसका एक मात्रक और भी होता है वोल्ट अपान में मीटर। ये भी आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा कि अगर ऑप्शन में हम लोग आपसे पूछ ले कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए और ये वाला ऑप्शन ना दिया हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक दिया होगा और जो दिया होगा उस पर आप लोग सही टिक लगा दीजिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन था ये भी आपको कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न अब आपका इसमें हो जाता है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि वैद्युत विभव क्या है, इसकी परिभाषा देने हैं आपको, साथ ही में इसकी बीमा भी आपको लिखना है सूत्र के साथ में, मात्रक भी आप लोग लिख सकते हो। इसमें आप बताएंगे क्या, इसमें आप बताओगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है उस पर वैद्युत विभव जो होगा वो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र है उसमें आपको किसी बिंदु पर वैद्युत विभव यदि ज्ञात करना है, तो उसके लिए किसी धन परीक्षण आवेश को जब आप लोग अनंत से उस बिंदु तक लेकर के आते हैं, तो उसमें लाने में किया गया जो कार्य होगा और साथ ही में जो आपका धन परीक्षण आवेश का जो मान होगा उसकी निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि B बराबर क्या होता है, W अपान में Q, ठीक है, W क्या है, आपका किया गया कार्य है और Q आपका आवेश है और B आपका वैद्युत विभव है। इस प्रकार से आपका सूत्र हो जाता है। मात्रक की आप लोग बात कर लोगे तो मात्रक में बताओगे तो मात्रक क्या हो जाएगा, W यानी कि होता है किया कार्य, कार्य का मात्रक आपका जूल होता है, Q यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसका मात्रक पहला क्या हो जाएगा, जूल अपान में कूलाम। इसको आप लोग वोल्ट भी बोल सकते हो, वोल्ट भी आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीमा की जब आप बात करोगे, बीमा में आप बताओगे ml की पावर 2, t की पावर -3, a की पावर -1, इस प्रकार से आपकी बीमा हो जाती है। तो इस प्रकार से वैद्युत विभव की परिभाषा तथा इसकी बीमा भी मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और साथ ही में यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मात्र 50 रुपीज़ में आप लोग प्राप्त कर सकते हो।
पूरा पीडीएफ क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं सारे का पीडीएफ आप मात्र 50 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें क्या बताओगे आप लोग, इसमें बताओगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा बी की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। सिंपल से इसकी परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा बी की जो दर होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता बोलेंगे। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, विभव में परिवर्तन बटे में आपका दूरी में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस में आपका डेल्टा बी अपन में डेल्टा एक्स। इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं, जैसे कि लघु में और भी बड़े बड़े प्रश्न देखेंगे और साथ ही में फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी देखने वाले हैं। तो चलो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो इसी में जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है वह हो जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए तथा मात्रक बताइए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बताना है और उसके बाद फिर उसका मात्रक बताना है। उसके बाद में फिर हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है उसके बारे में भी हमको बताना है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, तो इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा लिखना पड़ता है अति लघु के मुकाबले, तो इसीलिए आपको इसको ध्यान से देखना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सबसे पहले हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा की बात करेंगे। तो यदि केवल परिभाषा की बात करें तो ये आपका अति लघु में भी पूछा जा सकता है, और यदि आपसे लघु में पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अति की विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा भी दीजिए, मात्रक बताइए और साथ ही में विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है उसे भी बताइए। तो इस प्रकार से आपका लघु में पूछा जाएगा, और यदि अति लघु में पूछा जाएगा तो केवल केवल विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और मात्रक पूछ सकता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा को देखेंगे। तो परिभाषा में आप लोग बता सकते हो कि किसी चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और इसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बटे में आपका होता है धारा घनत्व। यही चीज मैंने यहाँ पर आपको बताई भी है परिभाषा में कि किसी चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और इसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र आप लोग किस प्रकार से निकालोगे वो आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो रो बराबर आपका क्या हो जाता है, रो बराबर आपका हो जाएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध आपका क्या है, उसको हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर रो हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर E हो जाएगा, बटे में आपका धारा घनत्व है तो धारा घनत्व को हम लोग J से प्रदर्शित करते हैं तो J हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा रो बराबर E अपान में J। इस प्रकार से आपका हो गया। अब यहाँ पर आप लोग पहले से जानते होंगे कि E बराबर आपका होता है V अपान में L, और साथ ही में जो आपका J होता है J बराबर आपका होता है I अपान में A। तो यदि हम लोग क्या करें E की जगह पर हम लोग ये वाला मान लिख दें, यानी कि B अपान में L लिख दें, और J की जगह पर हम लोग I अपान में A कर दें, तो क्या हो जाएगा ये देखते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे, रो बराबर E की जगह पर हम लोग ये मान रखेंगे B अपान में L, तो यहाँ पर ये चीज रख लोगे। उसके बाद फिर हम लोग J की जगह पर ये वाला मान रखेंगे I अपान में A, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर रख लोगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, इसको हम लोग इधर साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पर रो बराबर B अपान में L आपका हो जाएगा, फिर इंटू A अपान में I हो जाएगा। तो गुणे में है तो इसको हम लोग बदल सकते हैं, तो या फिर हम लोग इसको चाहें इस वाली चीज को यदि हम लोग चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं B अपान में I इंटू A अपान में L, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। और आप लोगों को पता भी होगा कि जो R होता है R बराबर आपका हो जाता है B अपान में I। तो यदि हम लोग क्या करें B अपान में I की जगह पर केवल R कर दे तो क्या हो जाएगा ये देखते हैं। तो यदि हम लोग रो बराबर और B अपान में I की जगह पर हम लोग R कर देंगे तो बचेगा क्या बचेगा आपका केवल A अपान में L बचेगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा रो बराबर R A अपान में L। तो ये आपका हो जाता है पता सूत्र विशिष्ट प्रतिरोध का। वही पर यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो R है R आपका वैद्युत प्रतिरोध है, A आपका चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, और L आपका जो है वो आपका चालक की तार की लंबाई है। तो इस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और साथ ही में उसका सूत्र किस प्रकार से होता है हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम इसके मात्रक की ओर देखेंगे। तो यदि हम लोग मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक आप लोग किस प्रकार से निकालोगे उसे भी समझ लीजिए। अब मात्रक निकालने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र मैंने आपको बता ही दिया कि सूत्र क्या था आपका रो बराबर R A अपान में L था ना। तो मात्रक बताएंगे आप लोग, रो का मात्रक हो जाएगा आपका R का मात्रक इंटू आपका हो जाएगा A का मात्रक। तो R का मात्रक इंटू आपका A का मात्रक और अपान में हो जाएगा आपका L का मात्रक। तो यहाँ पर जो R है यानी कि वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो आपका हो जाता है ओम। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर क्या बता देंगे ओम बता देंगे।
उसके बाद में फिर आपका क्या है ए का मात्रक यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, अपान में आपका है एल का मात्रक यानी कि लंबाई का मात्रक आपका हो जाएगा मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये मीटर से मीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल और केवल आपका बचेगा ओम मीटर। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो ओम मीटर आपका मात्रक हो जाएगा और इसको इस प्रकार से आप लोग दर्शा भी सकते हो ओम मीटर। तो इस प्रकार से आपका मात्रक भी हो गया और साथ ही में परिभाषा भी हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हमसे इसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है, अब हम लोग को उसको बताना है। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा तथा मात्रक तो हम लोगों ने देख लिया, तो इसे आप अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता में क्या क्या संबंध होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है उसे हम लोग को समझना है। तो हम लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसको हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं और विशिष्ट चालकता को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर आपका हो जाता है 1 में रो, यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का जब हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे तो वो आपका क्या होगा, सिग्मा के बराबर होगा। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि जो आपका विद्युत चालकता होती है वो 1 में रो यानी कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो इस प्रकार से आपका विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है उसे अभी आप लोगों ने समझ लिया है। तो इस प्रकार से पूरा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो इसमें क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपका हो जाता है कि अपवाह यानी कि अनुगमन वेग क्या है और किसी चालक में बहने वाली धारा तथा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। अभी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 बार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें बताना है अपवाह यानी कि अनुगमन वेग की परिभाषा, और उसके बाद में फिर हम लोग को धारा तथा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग अनुगमन वेग की परिभाषा देखेंगे। तो अनुगमन वेग की जो परिभाषा होती है बहुत ही आसानी से आप लोग बता सकते हो कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं उसे ही हम लोग अपवहन या फिर अपवाह या फिर हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। तो इस प्रकार से अनुगमन वेग की परिभाषा मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी बताई थी, और अनुगमन वेग की परिभाषा केवल और केवल आपसे पूछा जा सकता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपका अति लघु में भी आ सकता है और लघु में भी आ सकता है। तो अनुगमन वेग की परिभाषा आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में जो संबंध होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप चित्र को ध्यान देंगे और चित्र जब आप लोग समझ जाओगे तो फिर आप लोग ये चीजें लिखी हुई है यहाँ पर उससे आप लोग आसानी से समझ जाओगे, समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग ने इसमें क्या क्या चीजें लिखी हैं हम लोग यहाँ पर देखते जाएंगे और चित्र में समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने इसमें बताया है कि माना कि किसी चालक PQ के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा लंबाई L है, यानी कि इसका जो कह सकते हैं जो आपका ये चालक है इसका जो परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो A है मान लेते हैं हम लोग, और साथ में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, L है। चालक के P सिरे को हम लोग बैटरी के धन प्लेट से तथा Q सिरे को हम लोग ऋण प्लेट से जोड़ देते हैं, यानी कि जो आपका चालक का जो P सिरा है इसको हम लोग बैटरी के धन प्लेट से जोड़ देते हैं और जो आपका Q सिरा है इसको हम लोग बैटरी के ऋण प्लेट से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। आगे आप लोग इसमें बताओगे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो चालक होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके अनुगमन वेग से ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गतिशील हो जाते हैं, यानी कि जो आपका कह सकते हैं कि आपका जो विद्युत क्षेत्र है इसकी उपस्थिति के कारण जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे चालक के अंदर वो आपका अनुगमन वेग से आपके ऋण सिरे से यानी कि इस वाले सिरे से आपके धन सिरे की ओर गतिशील हो जाते हैं। तो यही आपको यहाँ पर समझ लेना है। आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों को Q से P तक आने में जो समय लगता है, यानी कि जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो आपके ये हैं यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये जो आपका कह सकते हैं कि Q से यानी कि यहाँ से यहाँ तक के जो आने में जो समय लगता है उसे हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो T बराबर का क्या हो जाएगा आपका, T बराबर का हो जाएगा L अपान में BD। यहाँ पर L क्या है, L आपका है लंबाई और साथ ही में जो BD है आपका अनुगमन वेग है। आगे आप इसमें बता सकते हो कि जो चालक का आयतन है वो कितना है, AL है। ठीक है, चालक का आयतन कितना है, AL है। फिर आप लोग इसमें आगे बताओगे कि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, n। हम लोग इस प्रकार से मान लेंगे कि चालक का जो एकांक आयतन है उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो आपकी n है। तो आगे क्या हो जाएगा उसको हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे। तो फिर चालक के AL आयतन यानी कि जो हम लोगों ने यहाँ पर चालक का आयतन बताया था आपका AL ना, तो हम लोग क्या बताएंगे कि चालक के AL आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी। पहला जो यहाँ पर आप लोग देखेंगे n हो जाएगी क्योंकि n आपका यहाँ से आप लोग ले हुए n और उसका फिर क्या हो जाएगा AL हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आप लोग बताओगे चालक में प्रवाहित आवेश, तो आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा N × E। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे इसकी जगह पर यानी कि N की जगह पर आप लोग कर दोगे NaL और आपका इंटू में हो जाएगा E। ठीक है, तो अब T समय में प्रवाहित धारा I बराबर आपका क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा Q अपान में T। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे, क्या ध्यान दोगे आइए समझ लेते हैं इसको।
तो यहाँ से जो आपका Q है यानी कि I, जब अब t समय में जो प्रवाहित धारा होगी I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान में T हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दोगे कि जो आपका यहाँ पर Q है यानी कि यहाँ पर आप लोग देखो Q बराबर कितना है आपका NaL इंटू आपका E है। तो यदि हम लोग क्या करें, इस वाले मान यानी Q के जहाँ पर हम लोग ये चीज लिख दें तो लिख सकते हैं ना। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर कर देंगे और साथ ही में जो फिर मैंने आपको यहाँ पर एक समीकरण बताया था T बराबर L अपान में BD, ठीक है, इस प्रकार से बताया था। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका Q है, Q की जगह पर हम लोग ये वाला मान रख देंगे और जो आपका जो T है, T की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, L अपान में BD लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा I बराबर NaL इंटू ई अपान में हो जाएगा L अपान में BD, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो जो हम लोग क्या करेंगे, L से L कैंसिल कर देंगे तो नीचे क्या बचेगा आपका, केवल केवल बचेगा I बराबर NeA/BD, क्योंकि BD को हम लोग ऊपर भेज देंगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा धारा और साथ ही में कह सकते हैं कि जो अनुगमन वेग होता है उसमें संबंध इस प्रकार से आपका हो जाता है। और जब यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से भी इस सूत्र को इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हो। तो आपको जब यहाँ से अनुगमन वेग निकालना हो तो आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, BD बराबर क्या हो जाएगा आपका I अपान में NeA। तो इस प्रकार से आपका धारा और साथ ही में अनुगमन वेग में जो संबंध होता है मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ से सूत्र आप लोग देख सकते हो, धारा बराबर यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा NeA/BD, और साथ ही में यहाँ पर जब आप लोग अनुगमन वेग से निकालोगे तो अनुगमन वेग बराबर आपका हो जाएगा I अपान में NeA। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला आपका होने वाला वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बना करके समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका क्वेश्चन होता है और ये आप लोग देख सकते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में 8 बार पूछा गया, 2023 में नहीं आया था, 2024 में इसकी संभावना बहुत ज्यादा है आने की। तो इसीलिए आप उसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो इसमें हम लोग को बताना है क्या, हम लोग को बताना है किरचॉफ के जो आपके नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं और दोनों नियमों को हम लोग को आरेख बनाकर या कह सकते हैं परिपथ बना करके समझाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, हेडिंग में आप लोग लगाओगे किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम। उसके बाद में फिर किरचॉफ के आपके 2 नियम होते हैं वैद्युत परिपथ के लिए। तो उसे 2 नियमों को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। इसमें आपका पहला नियम हो जाता है प्रथम नियम, या फिर हम लोग उसे संधि नियम भी बोलते हैं। तो प्रथम नियम में आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो पास शून्य होता है, यानी कि सिग्मा I बराबर 0 होता है। अब ये सिग्मा क्या है, सिग्मा का मतलब यहाँ पर इसलिए है कि आपका बीजगणितीय योग है, यानी कि जो सिग्मा I है बराबर है आपका 0 है, यानी कि जो आपका वैद्युत परिपथ है उसमें जो आपका कोई संधि है तो संधि पर जो समस्त धाराएं जो आकर के मिल रही हैं उन सभी धाराओं का यानी कि समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो आपका शून्य होगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर संधि मान लीजिए O है, तो इस पर जो आपकी इस प्रकार से धाराएं आकर के मिल रही हैं, I1 आपकी धारा संधि की ओर आ रही है, I2 धारा आपकी संधि की ओर आ रही है और आपकी जो I3, I4 और I5 है आपकी संधि से दूर जा रही हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद करना है कि जो आपका संधि की ओर आने वाली जो धाराएं होती हैं उनको हम लोग क्या देते हैं, हम लोग धनात्मक चिन्ह देते हैं, और जो आपका संधि से दूर जाने वाली धाराएं होती हैं उनको हम लोग ऋणात्मक चिन्ह देते हैं। तो यहाँ पर I1 और I2 आपकी संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं तो इनको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस चिन्ह देंगे, यानी कि धनात्मक चिन्ह देंगे। और वहीं पर आपका I3, I4 और I5 आपकी संधि से दूर जाने वाली धाराएं हैं, यानी कि इसका चिन्ह इस प्रकार से दे सकते हैं, दूर जाने वाला इस प्रकार से, और इधर क्या है, आने वाला है ये। तो इसी प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि जो संधि की ओर आने वाली धाराएं होती हैं उसको हम लोग धनात्मक चिन्ह देते हैं, जो संधि से दूर जाने वाली धाराएं होती हैं उनको हम लोग ऋणात्मक चिन्ह देते हैं। और उसके अलावा जो आपका नियम होता है, नियम में मैंने आपको बता ही दिया कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली जो समस्त धाराएं होती हैं, टोटल धाराएं, उन सभी का बीजगणितीय जो योग होता है वो आपका शून्य होता है, यानी कि सिग्मा I बराबर आपका 0 होता है। आगे आप उसमें बताएंगे कि यदि संधि O की ओर आने वाली समस्त धाराएं क्रमशः आपकी I1 व I2, यानी कि जो संधि O है इसकी ओर आने वाली धाराएं कौन सी है, I1 है और I2, इसका जो चिन्ह है इस तरफ की ओर है, यानी कि संधि की ओर है। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि संधि O की ओर आने वाली समस्त धाराएं जो आपकी हैं वो आपकी क्रमशः कौन सी है, I1 है और I2 है। वहीं पर आगे आप लोग बताएंगे इसमें, तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्रमशः आपकी I3, I4 और I5 है, यानी कि यहाँ पर I3, I4 और I5 है, ये आपकी संधि से दूर जाने वाली धाराएं हैं। तो किरचॉफ के नियम से आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको बताया ही था कि समस्त धाराओं का जो योग होगा वो कब 0 हो जाएगा। तो समस्त धाराएं कौन सी है, I1 है, I2 है, I3 है, I4 I5 है। तो इन सभी का जो बीजगणितीय योग होगा आपका 0 होगा। इस प्रकार से आपको समझ लेना है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यदि हम लोग क्या करें कि जो आपका इस प्रकार से माइनस में है, यदि हम लोग को इस साइड में लेकर के जाएं तो क्या हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपका I3 प्लस I4 प्लस I5, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यदि हम लोग क्या करें इसको,
यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आपका जो संधि की ओर आने वाली धाराएं कौन सी है, I1 है प्लस I2 है। तो इनका जो बीजगणितीय योग होता है वो आपका बराबर होता है किसके, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के, यानी कि -I3 I4 -I4 -I5 को इसको हम लोग इस साइड में कर दें तो इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कर देना है I1 प्लस I2, ये आपका संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं। उसके बाद फिर आपका बराबर क्या हो जाएगा, आपका I3 I4 प्लस I5, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ये आपका माइनस में था लेकिन जब आपका इधर आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से लोग बता सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि I1 प्लस I2 बराबर आपका हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। आगे इसमें आप लोग बता सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह देते हैं। आगे इसमें आप लोग बताओगे कि यह नियम जो आपका होता है वो आपका आवेश संरक्षण नियम को प्रदर्शित करता है। यह पॉइंट आपको याद करने लायक है। तो इस प्रकार से जो आपका किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी जो नियम होता है उसमें जो आपका प्रथम नियम होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। प्रथम नियम क्या था, प्रथम नियम में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली जो समस्त धाराएं होती है, समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो आपका 0 होता है, यानी कि 0 होता है। यही आपका प्रथम नियम होता है आपका किरचॉफ का। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया। अब हम इस पे द्वितीय नियम को देखेंगे। द्वितीय नियम को हम लोग लूप नियम भी कहते हैं या फिर बंद पास नियम भी आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे द्वितीय नियम अथवा लूप नियम। इसमें आप लोग परिभाषा में बताएंगे कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो आपका होता है वो बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस प्रकार से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको क्या करूंगा, आपको ये जो चित्र है इसको समझ लेना है तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर वैद्युत परिपथ बना लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको सेल जोड़ देना है और ये आपका यहाँ पर प्रतिरोध हो जाएगा। ये पहला हो गया। इसके बाद फिर नीचे भी हम लोग इसी प्रकार से बना देंगे सेल। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रतिरोध आपका हो जाएगा इस प्रकार से, और नीचे आपका इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिरोध हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या नाम देना है, सबसे पहले ये चीज आपको समझ लो। ये क्या हो जाएगा, प्रतिरोध R1 इसको नाम दे देंगे, इसको हम लोग R2 नाम दे देंगे, इसको हम लोग R3 नाम दे देंगे। यहाँ पर वैद्युत वाहक बल है तो इसको हम लोग E1 नाम दे देंगे और इसको हम लोग E2 नाम दे देंगे। इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर समझ लेना है कि यहाँ से क्या प्लस से आपका धारा निकलेगी इस प्रकार से, तो इसको हम लोग I1 नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ आपका जो है यहाँ से आपकी जो धारा निकलेगी इसको हम लोग I2 नाम दे देंगे। तो ये दोनों धाराएं इस प्रकार से यहाँ पर आएंगी और जब यहाँ पर आ जाएंगी तो फिर ये दोनों धाराएं मिल जाएंगी। तो दोनों धाराएं मिल जाएंगी तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, I1 प्लस I2। इस प्रकार से यहाँ पर आकर के दोनों धाराएं मिल जाएंगी तो यहाँ पर I1 प्लस I2 हो जाएगा। उसके बाद फिर जब यहाँ से जाएंगी आपकी धाराएं तो यहाँ पर जो धारा जाएगी वो आपकी हो जाएगी I2, क्योंकि ये इसी लाइन से आ रही है, इसी में जा रही है। और जो ऊपर वाली धारा जाएगी वो आपको हम लोग I1 नाम दे देंगे। इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको यदि हम लोग नाम दे दें, इसको A B C D E F। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपके दो बंद पास आपको दिख रहे होंगे, एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था परिभाषा में कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में, यानी कि प्रत्येक किसी एक बंद पास में यदि हम लोग बात करें, इस वाले बंद पास की यदि हम लोग बात करें में प्रवाहित धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल होगा, यानी कि प्रवाहित धारा क्या है आपकी I है, इस प्रकार से प्रवाहित धारा I हो जाएगी। और फिर क्या है आपका उनके संगत प्रतिरोधों, यानी कि संगत प्रतिरोध क्या है R है। तो इस प्रकार से संगत प्रतिरोधों का गुणनफल जो हम लोग करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसका बीजगणितीय योग होगा। यानी कि किसी बंद पास में विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा I तथा उनके संगत प्रतिरोधों R के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग है, यानी कि सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो आपका उसमें लगे होंगे, यानी कि जो बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग, यानी कि ई के बराबर होगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या समझ लेना है, फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी बंद पास में कह सकते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा I तथा उनके संगत प्रतिरोध R के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होगा वो आपका बीजगणितीय योग बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल E बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। वही सूत्र यहाँ पर आपको लिखना है कि सिग्मा IR बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा E। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझा दिया है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं I और साथ ही में तथा उनके संगत प्रतिरोधों R के गुणनफल का बीजगणितीय योग आपका जो बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल यानी कि E के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाता है। अब इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं I1
R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। इसी प्रकार से आप लोग आगे बढ़ा के लेकर जा सकते हो जितने भी आपके उसमें लगे होंगे, ठीक है। I4 R4 I5 R5, तो इस प्रकार से IN RN यानी कि अनंत तक जितना भी इसमें लगा होगा वो सारा आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपका विद्युत वाहक बल E1 प्लस E2 प्लस E3, और इसी प्रकार से डैश करके आप लोग n तक बता सकते हो जितने भी आपसे इसमें लगे होंगे। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना है। आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि मुख्य धारा एवं उसकी दिशा में ली गई धाराएं धनात्मक तथा मुख्य धारा की विपरीत दिशा में ली गई धाराएं ऋणात्मक होती हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि धारा यहाँ से निकल रही है, इसको हम लोग मुख्य धारा बोलेंगे। तो इसकी दिशा में जो ली गई जो धाराएं होती है इसको हम लोग धनात्मक बोलेंगे, और जो इसकी विपरीत दिशा में ली गई धाराएं होंगी उसको हम लोग ऋणात्मक बोलेंगे। इस प्रकार से आप लोग समझ जाएंगे। आगे आप उसमें बताएंगे कि यह नियम जो आपका होता है, यह आपका ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन था, इसके दोनों नियम मैंने आपको समझा दिए हैं। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के जो दो नियम होते हैं इसका उल्लेख मैंने आपको कर दिया है, साथ में परिपथ बना करके समझा भी दिया है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।